नमस्कार, आदाब, मैं शरी यासिर, आपका स्वागत है सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की दलील, बोले कानून वक्फ को बचाने नहीं बल्कि उसको हड़पने के लिए बनाया। राहुल गांधी को बीजेपी नेता ने बताया मीर जाफर, काम मिलेगा, निशाना है पाकिस्तान। देश में एक बार फिर कोविड-19 की दस्तक, केंद्र सरकार ने जारी किया अलर्ट। फिर से दिल्ली में एक्टिव होंगे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने बनाया खास प्लान। यूपी में मदरसों के खिलाफ योगी सरकार के एक्शन पर भड़की मायावती, कहा रवैया बदले तो बेहतर। अमेरिका ने लिया बड़ा फैसला, भारत के ट्रैवल एजेंसियों के मालिकों पर वीजा बैन। अब समाचार विस्तार से। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर आज सुनवाई हो रही है। इस दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित करने के लिए सुनवाई को 3 चिन्हित मुद्दों तक सीमित रखा जाए। इन मुद्दों में अदालत द्वारा वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने का अधिकार भी शामिल है। भारत के प्रधान न्यायाधीश B.R. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आग्रह किया कि वह पहले की पीठ द्वारा निर्धारित कार्यवाही तक ही सीमित रहे। विधि अधिकारी ने कहा, न्यायालय के 3 मुद्दे चिन्हित किए गए थे। हमने इन तीनों मुद्दों पर अपना जवाब दाखिल किया था। हालांकि याचिकाकर्ताओं की लिखित दलीलें अब कई अन्य मुद्दों तक चली गई है। मैंने इन 3 मुद्दों के जवाब में अपना हलफनामा दाखिल किया है। मेरा अनुरोध है कि इसे केवल 3 मुद्दों तक ही सीमित रखा जाए। वक्फ अधिनियम 2025 के प्रावधानों को चुनौती देने वाले लोगों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल तथा अभिषेक मनु सिंघवी ने इन दलीलों का विरोध किया कि अलग अलग हिस्सों में सुनवाई नहीं हो सकती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के बावजूद अभी तक तनाव बना हुआ है। इस बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी को निशाना पाकिस्तान मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने हाल ही में बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरते हुए ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े सवाल किए थे। उन्होंने पूछा था कि हमने कितने विमान गंवाए हैं। इस पर कांग्रेस नेता पवन खेरा ने कहा कि निशाना है पाकिस्तान का हकदार एक और व्यक्ति है जिसने कार्रवाई की शुरुआत में कहा था। ये शब्द विदेश मंत्री जयशंकर के हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को बताया कि हम केवल आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई कर रहे हैं। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल जो सत्तारूढ़ दल है, उससे आप क्या इस गंभीर माहौल में, इन गंभीर सवालों में इस तरह की कार्टूनगिरी की उम्मीद कर सकते हैं क्या? लेकिन हो रही है। जब द्वंद्व चल रहा था तब भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इनके साथ खड़ा था, लेकिन ये तब भी हमारे साथ नहीं खड़े थे। तब भी इसी तरह की हरकतें कर रहे थे, जो वाहियात हरकतें कर रहे थे। अरे सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए। जो डीजीएमओ ने हमें बताया, पूरा देश उससे संतुष्ट है, उसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के कितने जेट गिराए, कितना उनको नुकसान किया, हमें बड़ा गर्व है इस बात पर। लेकिन इस देश के राजनीतिक नेतृत्व पर हमें भरोसा नहीं है। हम उनसे सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। आप खुद बोलते हैं आपने पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया। पाकिस्तान को सूचित कर दिया और पुंछ के नागरिकों को नहीं किया। जो 15-16 लोग हमारे सिविलियंस मारे गए उनको भी सूचित कर देते, लेकिन पाकिस्तान को सूचित कर दिया। आपने पाकिस्तान को सूचित किया तो क्या अजहर मसूद इसीलिए भागा? क्या हाफिज सईद इसीलिए बच गया? और इस सूचना देने के बाद भारत को क्या क्या नुकसान हुआ, ये आतंकी तो आपके सामने भाग ही गए हैं। तो इसका तो जवाब हम पूछेंगे ना। ये सवाल जब पूछें तो इस तरह की हरकतें। रही बात निशाने पाकिस्तान की, तो इन्हीं के नेता मोरारजी देसाई थे, उनको मिला। और तो किसी को इस देश में निशाने पाकिस्तान किसी नेता को नहीं मिला है। मोरारजी देसाई को, जो इनके नेता थे, इनके प्रधानमंत्री थे 1976 से लेकर 1979 तक, 79 तक, उनको निशाने पाकिस्तान क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने जनरल जियाउल हक को रॉ की तमाम गोपनीय सूचनाएं लीक कर दी थी। और ये इतिहास में दर्ज है, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें नहीं है ये। और उसके बाद उन्हें निशाने पाकिस्तान कब मिला? जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की भाजपा समर्थन की सरकार थी केंद्र में, तब उन्हें निशाने पाकिस्तान मिला। फोटो में देख लीजिएगा गूगल पे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ट्वीट पर कि भारत ने कितने विमान खोए हैं, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मैं राहुल गांधी के बयान का पूरा समर्थन करता हूं। मैं हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी और पराक्रम को सलाम करता हूं। हाफिज जैसे बड़े आतंकवादी इसलिए नहीं मारे गए क्योंकि विदेश मंत्री ने माना कि भारत हमला करने के पहले पाकिस्तान को सूचित किया था। आज अगर हमारे सशस्त्र बलों को
परिणाम नहीं मिले हैं तो इसका कारण विदेश मंत्री है, जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को पहले ही सूचित किया गया था। मैं राहुल गांधी के बयान को भरपूर समर्थन करता हूं। मेरे पास भी वो ट्वीट भी है और जयशंकर जी का वीडियो भी है। हमारी सेना को मैं प्रणाम करता हूं, उनके शौर्य को सलाम करता हूं। उन्होंने क्या सटीक निशानेबाजी की, सीधे जाके वहीं लगा जहां उसे लगना था। उन्होंने 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा, 100 से ज्यादा लोग मरे, पर वह है विदेश मंत्री। ऐसा विदेश मंत्री खुद कह रहे हैं कि मैंने तो पाकिस्तान की सरकार को बता दिया था कि हम आतंकवादी कैंपों पर हमला करने जा रहे हैं। हमारा आप पे हमला करने का इरादा नहीं, सरकार पे नहीं है, हम सेना पे नहीं करने जा रहे हैं। क्या उन्हें ये भी नहीं मालूम है, इतना भी ज्ञान नहीं है? माना वो सेवा से आए हैं, राजनीति से नहीं आए हैं, क्या इतना भी ज्ञान नहीं कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को पालती वहां की सेना? उन्होंने मसूद अजहर को, जिसको कश्मीर से छुड़ा के वो कंधार ले गए थे, या जो हाफिज है, उसको बता नहीं दिया होगा, और इसीलिए तो ये दोनों नहीं मारे गए। तमाम ऐसे कुख्यात आतंकवादी इसलिए नहीं मारे गए क्योंकि विदेश मंत्री जी आप ही स्वीकार कर रहे हैं, आप ही का वीडियो मेरे पास है कि हमने उन्हें बता दिया था सरकार को, इसीलिए कुख्यात आतंकवादी नहीं मारे गए। और भारत की सेना के वीरोचित कार्य के जो परिणाम आने चाहिए थे, वो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री की एक ऐसी हरकत जो अक्षम्य है, और वो कैसे अभी विदेश मंत्री बने हुए हैं मैं नहीं जानता, उनकी वजह से। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। भुजबल ने राजभवन में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी मौजूद रहे। छगन भुजबल महाराष्ट्र के एक प्रमुख राजनेता हैं। बस ठीक है, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, एवरीथिंग इज वेल वेयर द एंड वेल, तो ठीक है। जब उसका जो है आखिरी अगर खत्म होता है, अभी सब जो अभी अच्छा हुआ आखिरी बार, तो सब अच्छा है। इसके पहले हमने देखा है आपने जो विभाग लिए हैं काफी सराहनीय तरीके से संभाले गए हैं। आगे किस विभाग की उम्मीद है, क्या कुछ जो है? वो तो जो है मुख्यमंत्री, और जो मुख्यमंत्री तय करेगा वो कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन से विभाग की इच्छा जताई है? कौन से विभाग की इच्छा जताई गई है? अरे हमने कुछ विभाग कुछ नहीं, जो देगा वो करेगा, हमको सब चलता है। अभी जो है 91 से जो मैं मंत्री बनते आया हूँ, अभी सारे जो है विभाग संभाले हैं हमने। चलिए, होम मिनिस्ट्री से लेकर सब। कोरोना वायरस एक बार फिर दस्तक देने को तैयार है। भारत के साथ साथ और भी देशों में कोविड-19 के केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी। मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में अब तक 53 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वहीं कोविड संक्रमित 2 मरीजों की मौत की भी खबर सामने। हालांकि दोनों ही मरीजों की स्थिति पहले से ज़्यादा गंभीर थी। कोरोना वायरस ने रूप बदलकर एक बार फिर से दस्तक दे दी है। सिंगापुर और हांगकांग में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी होने से भारत के लोग डरे हुए हैं। कोरोना का नाम सुनते ही हर किसी के जहन में फिर से साल 2020 से 21 के वो खौफनाक यादें ताज़ा उठती हैं, जिनको सोचने मात्र से ही रूह कांप जाए। एक बार फिर केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में कोरोना मरीज तेजी से बढ़ने लगे हैं। मुंबई के अस्पताल में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत के बाद शहर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। चीन, सिंगापुर, थाईलैंड में फैल रहे कोरोना वायरस का नया वेरिएंट JN.1 है। इन देशों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 कितना खतरनाक है, ये अब तक साफ नहीं हो सका है। अधिकारियों के मुताबिक ऐसा कोई सबूत अब तक नहीं मिला है जिससे ये कहा जा सके कि ये वेरिएंट पहले से ज़्यादा खतरनाक है या फिर ये ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कमज़ोर इम्यूनिटी वालों को थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को ये आसानी से अपना निशाना बना सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक सोमवार को बुलाई थी। बैठक में देश में मौजूदा कोविड-19 की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना की स्थिति कंट्रोल में है। 19 मई तक भारत में कोरोना के 257 एक्टिव मामले पाए गए। ये आंकड़ा देश की सबसे बड़ी आबादी को देखते हुए बहुत कम है। मुंबई में 2 मरीजों की जान भी संक्रमण से जा चुकी है। वहीं भारत में कोरोना के ज़्यादातर केस
केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से मिले हैं। हालांकि भारत में JN.1 कोरोना वेरिएंट के सर्कुलेट होने की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एक मीडिया को एक अधिकारी ने सूत्रों के हवाले से कहा, देश में पाए गए कोरोना के मामलों में लगभग सभी मामले हल्के हैं, इससे अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। PDP प्रमुख महबूब मुफ्ती ने कहा है कि हमने पहलगाम के बाद भी कई लोग खोए, हमारे मकान तबाह हो गए, अरबों रुपयों की संपत्ति तबाह हो गई। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, तो इस सब से क्या हासिल हुआ है? मुझे लगता है कि ये प्रतिनिधिमंडल पहले जाना चाहिए था। सरकार को बहुत काम करने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से आउटपुट ये निकला कि पहलगाम में हमने 27-28 लोग खोए और उसके बाद हमने और भी कई लोग खोए। हमारे मकान तबाह हो गए, हमारे जो शहर पुंछ जैसा शहर उसकी तबाही होगी, वहाँ लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, औरतें मारी गई, इतनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बर्बाद होगी। और जो मिलिटेंट इसमें जो इन्वॉल्व थे पहलगाम उसमें, तो वो तो अभी तक वो पकड़े नहीं गए। तो अब हासिल हुआ तो क्या हुआ? मैं समझती हूँ कि जो आज कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो डेलीगेशंस भेज रही है मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, ये शायद तब करना चाहिए था ताकि बताया जाए लोगों को कि हमारे साथ क्या हुआ है, मुल्क के साथ क्या हुआ है और हमें क्या करना चाहिए। जब आप सब कुछ कर सके, आपने लास्ट ऑप्शन, मतलब जंग अब आखिरी ऑप्शन भी नहीं है इस वक्त के माहौल में, जब आप न्यूक्लियर पावर हो, तो अब आपने उस ऑप्शन को यूज़ किया, तो अब आप डेलीगेशंस भेज रहे हैं। तो मुझे लगता है ये डेलीगेशंस पहले जाने चाहिए थे। हाँ, वो मैं नहीं कह सकता, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। ये तो बहुत ही बेहुदा बात है ऐसा सोचना भी। गुजरात के चंदोला इलाके में अहमदाबाद नगर निगम का बुलडोजर आज एक बार फिर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ गर्जा। AMC के अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत दूसरे चरण की कार्रवाई में 2.5 लाख वर्ग मीटर से ज़्यादा क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण हटाने की योजना है। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को शांतिपूर्ण और बिना बाधा के संपन्न कराने के लिए मौके पर 3000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। आज इसनपुर पुलिस स्टेशन में चंडोला तालाब जो है, उसमें जो गैरकायदेसर एनक्रोचमेंट है, उसके फेज 2 अंतर्गत आज AMC द्वारा जो दबान हटाने में आ रहा है, उसमें 25 SRP कंपनी और 3000 पुलिस जवान और ऑफिसर्स द्वारा आज एनक्रोचमेंट की ड्राइव करी जा रही है हटाने की। इसमें ये पूरा तालाब का एरिया है, इसमें जो भी कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर्स हैं, सभी इलीगली हैं और इसीलिए आज इनको क्लियर किया जा रहा है। उस टाइम फर्स्ट फेज में हमने जब किया था ड्राइव, तो उसमें पकड़े गए थे और उनके ऊपर प्रॉपर डिपोर्टेशन की कार्रवाई करने में आई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने छात्रों के लिए एक नई राजनीतिक पहल की शुरुआत की। उन्होंने एसोसिएशन फॉर स्टूडेंट फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स नाम की छात्र विंग लॉन्च की है। ये विंग छात्रों की आवाज़ को न सिर्फ बुलंद करेगी बल्कि देश में शिक्षा और राजनीति की दिशा भी बदलेगी। लॉन्च के मौके पर केजरीवाल ने कहा है कि देश को आज़ादी मिले 75 साल हो गए, लेकिन आज तक कोई सरकार शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दे पाई है। और मुझे बेहद खुशी है कि आज आम आदमी पार्टी का ये स्टूडेंट विंग लॉन्च हो रहा है, जिसका नाम है ASAP, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। ये ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स क्या है और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स क्या है? आज हमारे देश के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। किसी भी देश के सामने किसी भी वक्त समस्याएं तो होती हैं, लेकिन जिस किस्म की समस्याएं आज हमारे देश के सामने हैं, बेसिक समस्याएं हैं, खाने को नहीं है, पढ़ाई नहीं है, कोई बीमार हो जाए तो इलाज नहीं है। 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, अस्पताल नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, बेरोज़गारी है। खुश कौन है? कोई नहीं है। स्टूडेंट्स दुखी हैं, महिलाएं दुखी हैं, व्यापारी दुखी हैं, इंडस्ट्री का बुरा हाल है, चारों तरफ बुरा हाल है। और क्यों? उन सारे समस्याओं की जड़ एक ही है और वो है आज की राजनीति, जिसे हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं। ये कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी पार्टियों की जो राजनीति है, जो 75 साल से चली आ रही है, जो एक ही ढर्रे पे चली आ रही है, जिसे हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं, ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो 75 साल से चली आ रही है, ये आज हमारे देश की सभी समस्याओं की जड़ है।
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी जंग जारी है। ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के डीएनए पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश यादव को टैग करते हुए लिखा है कि आपने मेरे सवाल के जवाब में अपनी टीम से लंबी चौड़ी थीसिस लिखवा दी और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दी, पर मेरी आपको सलाह है कि कम से कम उसको एक बार पढ़ तो लेते, या अगर नहीं पढ़ा था तो देख तो लेते। उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा और आपने आदतन पढ़ा नहीं होगा। इस चक्कर में आपसे गलती ये हो गई कि चर्चा राजनीतिक विज्ञान का था और आपने जवाब होम साइंस वाली कुंजी से टिप दिया। ब्रजेश पाठक ने आगे लिखा, मैं तो आपसे आपकी पार्टी के डीएनए के बारे में पूछ रहा हूं। अखिलेश जी, अगर निरुत्तर हो गए हो तो क्षमा मांग लीजिए और बात खत्म करिए। जवाब नहीं होने की गलती मान लेना एक स्वस्थ परंपरा की निशानी है। बार बार गोल पोस्ट बदलकर समाजवादी पार्टी के डीएनए वाले मेरे सवाल से बचने के इस छटपटाहट में तो आप और भी एक्सपोज हुए जा रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि आखिर समाजवादी पार्टी के डीएनए वाले सवाल से इतने डरे सहमे क्यों हुए हैं आप? क्या इसलिए कि इस मुद्दे पर बात होती ही आपके समाजवादी पार्टी के डीएनए वाला दरवाज़ा किसी ऑटोमेटिक सेंसर से खुद ही खुल जाएगा। फिर एक एक करके आपके दौर के माफियाओं की तस्वीरें सामने आएंगी। फिर समाजवादी पार्टी के डीएनए में फलते फूलते आए अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं की छायाएं उभरने लगेंगी। फिर मुजफ्फरनगर का दंगा फन फुंफकराते हुए आस्तीन से बाहर निकल जाएगा। फिर राम मंदिर की कार सेवा में हिंदुओं पर चली गोलियों की तड़तड़ाहट की यादें प्रदेश को सन कर देंगे। फिर कोई अतीक अपनी कब्र से निकलकर ये दावा करने लगेगा कि वो आपकी और आपके पिता के बीच सुलह सफाई करवाएगा। फिर गोमती रिवर फ्रंट से करप्शन की बजबजाती गंदगी की बांस आने लगेगी। फिर खनन घोटाले की फाइलें अलमारियों से निकलकर घर घर के चक्कर लगाने लगेगी। संभल जामा मस्जिद सर्वे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा। वहीं आपको बता दें कि संभल में जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर को लेकर चल रहे विवाद के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने आज कहा है कि हमें उम्मीद थी कि अदालत सर्वे की अनुमति नहीं देगी, क्योंकि पूजा स्थल अधिनियम भी यही कहता है। देखिए, कोर्ट के फैसले पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। कोर्ट का फैसला तो सर्वमान्य होता है और सर्वे कराना नहीं कराना, हमें तो ये उम्मीद थी कि कोर्ट सर्वे ही नहीं कराएगा, क्योंकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यही कहता है एक बिला वजह का एक हंगामा और एक जनता के अंदर दूरियां पैदा करना और अनरेस्ट पैदा करना जो लोग करते हैं वो बगैर मकसद के, उनका मकसद तो हल होना नहीं है। तो कम से कम उन लोगों की बड़ी कोर्ट को तंबी करनी चाहिए कि देश का माहौल ना खराब करें, और अगर करते हैं तो उनको भी सजा के दायरे में लाना चाहिए। उत्तर प्रदेश स्थित कासगंज को योगी की सरकार ने 724 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का तोहफा दिया। इस दौरान एक सरकारी कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान में भारतीय सेना द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। योगी ने कहा है कि सेना ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा और चारों खाने चित कर दिया। योगी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बीते 10 साल में सेना को और ज्यादा मजबूत किया है। बहनों और भाइयों, यूनिफॉर्म की क्या कीमत होती है और उसका क्या महत्व होता है, आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की कमर को तोड़ने वाले भारत माता के बहादुर जवानों के शौर्य के माध्यम से देखा होगा। आपने देखा होगा कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करते हुए उसको उसकी ही औकात में लाने का काम किया है। अगर हमारे पास मजबूत सेना नहीं होती, भारत माता के पास बहादुर जवान नहीं होते, तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के रहते हुए देश की जनता कैसे सुरक्षित रहती।
कैसे सुरक्षित रहती। अब तो भारत ने बता दिया है कि अगर हमारे एक नागरिक को भी छेड़ोगे तो अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे, अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे। और आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर गुहार लगा रहा है कि जान बकस दो एक बार। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। बसपा चीफ ने कहा है कि मदरसों को अवैध बताकर तोड़ना गलत है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर मायावती ने इस बात पर भी चिंता जताई कि यूपी में लगभग 22 लाख छात्रों के एडमिशन में इस साल गिरावट आई है। मायावती ने लिखा कि यूपी के प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूलों में सन 2023 से 24 में 1,74,00,000 दाखिले हुए, किंतु 2024 से 2025 में मात्र 1,52,00,000 अर्थात स्कूल दाखिला में लगभग 22 लाख की गिरावट। सरकारी स्कूल व्यवस्था की ऐसी बदहाली स्थिति गंभीर व चिंतनीय है। शिक्षा के महत्व व ज़रूरत पर सरकार का उचित ध्यान जरूरी है। मायावती ने आगे लिखा कि फिर भी सस्ती व सुलभ व्यवस्था के तहत मदरसों आदि की प्राइवेट व्यवस्था के विरुद्ध सरकार का रवैया सहयोग का होने के बजाय उन्हें अवैध बताकर बंद करने का होना बुनियादी शिक्षा की ज़रूरत को और कमज़ोर करने वाला, गैर ज़रूरी व अनुचित है। निजी मदरसों के प्रति सरकार अपना रवैया बदले तो बेहतर है। यूपी की पूर्व सीएम ने लिखा कि वैसे तो सरकारी स्कूलों के हालात देश के अधिकतर राज्यों में काफ़ी खराब है, किंतु यूपी व बिहार में यह अति दयनीय होने से बहुजन गरीब परिवारों का बहुप्रतीक्षित विकास बाधित व इसके बच्चों का भविष्य अंधकारमय। ऐसे में स्कूल शिक्षा पर ध्यान देकर इन्हें बंद करने के बजाय प्रोत्साहन जरूरी है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि मैं हमेशा से ये मानता हूं कि ये देश का मिशन था, लेकिन हमने इस मिशन में केंद्र सरकार की उदारता का अभाव देखा। लेकिन अब सभी चीज़ों को विराम देते हुए अगर संभव हो तो सरकार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर इसे सेटल करना चाहिए। देखिए, मतलब मैं इस बात के लिए सराहना करूंगा कि आपने लगातार बीते 3 दिनों में इस बाबत प्रश्न किया है और प्रतिक्रिया ली है मेरी। मैं हमेशा से ये मानता हूं कि ये देश का मिशन था और देश के गुडविल मिशन को की बनावट और बुनावट में जो गंभीरता, जो एक तत्परता और जो एक खुले दिल का परिचय देना था, उसका थोड़ा अभाव तो हमने सरकारी पक्ष में हमारे देश के केंद्र की सरकार के में देखा है। लेकिन मुझको लगता है कि अब कम से कम तमाम चीज़ों को विराम देते हुए अगर संभव हो तो एक सर्वदलीय बैठक बुला करके ये जो असहज करने वाला एपिसोड रहा है इसको सेटल किया जाए और जो कहते हैं ना, कांधे पे रख हल और काम पे चल, जो हुआ सो हुआ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आज विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को जितना विवाद करना है और आपके जितने राजनीतिक मतभेद हैं वो राष्ट्रीय विषयों पर कीजिए, मगर उन विषयों पर नहीं जहां सारी दुनिया हमें देख रही है। अगर विपक्ष अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर इस तरीके से विवाद खड़ा करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कैसी छवि बनेगी। देखिए, आपको जितना विवाद करना है, जितने राजनीतिक मतभेद हैं, जितने राष्ट्रीय विषय हैं उस पर कीजिए ना, पर ऐसे विषय जहाँ पे दुनिया आपको देख रही है, हमारे देश की, भारत की कैसी छवि आप दे रहे हैं और इसका कारण क्या मेरी समझ के परे है। कांग्रेस के उन्हीं के पार्टी के नेताओं का तो नाम दिया गया है ना। अब कौन कांग्रेस में है और कौन कांग्रेस का है, अगर आपको इतना ही संदेह अपनी ही पार्टी के लोगों पर है तो फिर उनको पार्टी में आप लोग रखते क्यों हैं। और जब अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर आप इस तरीके से विवाद खड़ा कीजिएगा तो भारत की किस तरीके की छवि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप दे रहे हैं। शिवसेना से भी जो उद्धव ग्रुप है, उनकी पार्टी के जिस सदस्य का नाम दिया गया है, उनको तो रोज चैनल पे ये कहते हैं कि जाइए पार्टी का पक्ष रखिए, और उसके बाद आपको उस नाम पे विवाद हो रहा है। हकीकत ये है कि इन लोगों की अपनी पार्टी में फर्दर ग्रुप्स बने हुए हैं, इन लोगों के अपने अलग गुट बने हुए हैं, और इन लोगों को तकलीफ इस बात की है कि इनके चहीते गुट का जो इनके सामने गणेश परिक्रमा करते हैं, उन लोगों का नाम नहीं दिया जा रहा है और ऐसे लोगों का नाम दिया जा रहा है जो कि सही में काबिल हैं, काबिलियत रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बातों को रखने के लिए सामर्थ्य हैं, उन लोगों का नाम दिया जा रहा है। इन लोगों को काबिल लोगों को प्रमोट नहीं करना, क्योंकि इनकी सेल्फ इनसिक्योरिटी शुरू हो जाती है कि कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाए, और ये लोग ऐसे लोगों का नाम देना चाहते हैं जो सिर्फ गणेश परिक्रमा करें। आज की तारीख में जब दुनिया आपको देख रही है
और एक इतना बड़ा विषय, भारत के ऊपर जिस तरीके से ये आतंकी हमला हुआ, भारत ने जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस तरीके से भारत ने बिना किसी सिविलियन को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाए सिर्फ आतंकी अड्डों को निशाना बनाकर उसको समाप्त करने का काम किया, ये ऐसे विषय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाने जरूरी हैं। और ये कोई पहली बार इस तरीके का डेलीगेशन नहीं भेजा जा रहा, इससे पूर्व में भी ये सारी बातें हुई हैं, यूपीए के वक्त भी ये सारी बातें हुई हैं। तो उस वक्त इन लोगों ने तो कोई एतराज नहीं जताया था जब यूपीए के गठबंधन का नेतृत्व स्वयं कांग्रेस कर रही थी। वहीं अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत में काम कर रही ट्रैवल एजेंसियों के मालिकों, अधिकारियों और वरिष्ठ प्रबंधन पर वीज़ा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये प्रतिबंध उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो अमेरिका में अवैध प्रव्रजन और मानव तस्करी को बढ़ावा देने में पाए गए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक आधिकारिक बयान में कहा, हमारे आवर्जन नीति का मकसद सिर्फ संभावित प्रवासियों को खतरे से आगाह करना नहीं है, बल्कि उन नेटवर्क को भी खत्म करना है जो इस प्रक्रिया को स्पॉन्सर और ऑपरेट करते हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास में नियुक्त काउंसलर और राजनीतिक सुरक्षा सेवाधिकारी लंबे समय से अवैध आवर्जन और मानव तस्करी की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। अब उनकी निगरानी में यह स्पष्ट हुआ है कि भारत स्थित कुछ ट्रैवल एजेंसियां जानबूझकर झूठे दस्तावेज, गैरकानूनी सलाह और वीजा धोखाधड़ी के जरिए अमेरिका में अवैध प्रवास को बढ़ावा दे रही है। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि आवर्जन कानूनों को सख्ती से लागू करना हमारे राष्ट्र की सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया की रक्षा के लिए आवश्यक है। इस नीति के पीछे मुख्य उद्देश्य है अवैध आवर्जन के खतरों से जनता को अवगत कराना, मानव तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करना और प्रवासन प्रणाली की साख को मजबूत बनाना। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।